नमस्कार साथियों, मैं शिवजीराम बलोदा राजस्थान के जयपुर जिले के फागी तहसील के ग्राम केरिया से यूट्यूब के शिवजीराम बलोदा चैनल पर भारत के इतिहास में आधुनिक भारत जैसे रोचक एवं आकर्षक विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। इसका एक भाग हमने पढ़ लिया है। आज हम दूसरे भाग की बात करेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम पढ़ रहे हैं। यूरोपियन कंपनियों के आगमन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में अंग्रेज कंपनी या यूं कहें ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। सीधा सीधा मतलब ये भी हो सकता है कि भारत में अंग्रेजों का आगमन। सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 1588 ईस्वी। ये वर्ष काफी इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष में क्या हुआ, स्पेन का एक अधिकार क्षेत्र था आर्मेडा। इस आर्मेडा अधिकार क्षेत्र जो स्पेन का था, स्पेन को हराकर अंग्रेजों ने उस पर अधिकार कर लिया 1588 ईस्वी में। जैसे अधिकार किया तो अंग्रेजों को इससे अपार संसाधन प्राप्त हुए। उनकी अभिलाषा धन प्राप्त करने की बढ़ी, संसाधन प्राप्त करने की उनकी अभिलाषा बढ़ी और उन्होंने इसके बाद सीधे व्यापार की इच्छा प्रकट की। इस इच्छा को भौतिक पटल पर आकार देने के लिए, वास्तविक रूप देने के लिए वर्ष 1599 में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लॉर्ड मेयर ने की थी और इसमें व्यापारी लोगों ने भाग लिया था। तो इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि एक संस्था बनानी है, एक संस्था बनानी है। इस संस्था का नाम इन्होंने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस नाम से इन्होंने ये कंपनी बनाई। लेकिन आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि ये नाम चलन में 1709 ईस्वी में आया था। 1709 ईस्वी में यह नाम चलन में आया था। इससे पहले यह नाम नहीं था। इससे पहले इस कंपनी को हम लंदन कंपनी के नाम से पढ़ते हैं, लंदन कंपनी। शॉर्ट में इसी नाम को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। तो देखो, जब इस नाम से संस्था बनाने की बात हो गई तो उसके बाद में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम, जो ब्रिटेन की महारानी थी उस समय 1600 एडी में, तो एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्व के साथ, पूर्व का मतलब एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और कहने का मतलब यूरोप के बाद में आगे जितना भी क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र के साथ व्यापार का 15 वर्षों का अधिकार पत्र दे दिया। अधिकार पत्र प्रदान कर दिया कि आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि ये 15 वर्ष स्थायी थे। एलिजाबेथ प्रथम कभी भी 2 वर्ष की पूर्व सूचना से इस अधिकार पत्र को रद्द कर सकती थी। इसके बाद में ब्रिटेन के अगले सम्राट आते हैं जेम्स प्रथम और उन्होंने इस अधिकार पत्र को स्थायी कर दिया, अधिकार पत्र को स्थायी कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, ये अधिकार पत्र अब 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष पूर्व सूचना से रद्द किया जा सकता था। अब मैं आपको बात कर रहा हूं कि इस कंपनी में कई सारे व्यापारी लोग एक साथ उन्होंने मिलकर ये कंपनी बनाई थी। तो इस कंपनी में संयुक्त स्टॉक उद्यम 1612 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। संयुक्त स्टॉक का मतलब किसी अकेले एक व्यक्ति के शेयर लगे हुए नहीं थे, अकेले एक व्यक्ति की धनराशि लगी हुई नहीं थी, कई व्यक्तियों ने मिलकर ये कंपनी खोली थी। तो संयुक्त स्टॉक उद्यम की शुरुआत होती है 1612 ईस्वी में। देखो, अब कंपनी क्या करती है, कंपनी ने पूर्व के साथ यात्रा करने के लिए पहली 2 यात्राएं इंडोनेशिया में की। इंडोनेशिया आपको पता है मसालों के लिए विख्यात है और काली मिर्च इंडोनेशिया की सबसे ज्यादा विख्यात थी। तो पहली 2 यात्राएं इंडोनेशिया में की, लेकिन ये यात्राएं असफल रही क्योंकि इंडोनेशिया पर डचों का अधिकार था। ये हमने अभी भी पहले पार्ट में पढ़ा है। अब जब 2 यात्राएं इंडोनेशिया को लेकर असफल हो गई और अंग्रेज लोग वहां से खदेड़ दिए गए, तो तीसरी यात्रा इन्होंने भारत की ओर की, यानी इंडोनेशिया से पहले ही रुक गए ये। इस बार इन्होंने सोचा इंडोनेशिया नहीं जाकर भारत का ही रुख देख लेते हैं, तो भारत की तरफ रुख किया और इस तीसरी यात्रा का नेतृत्व कैप्टन हॉकिंस कर रहे थे। हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत की तरफ आया था, भारत की तरफ बढ़ता है और ये हेक्टर जहाज लेकर आया था। हेक्टर जहाज लेकर ये आया। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ये पूछा गया था कि कैप्टन हॉकिंस के जहाज का नाम क्या था, तो हेक्टर नाम था, ध्यान रखें। ये साथियों सूरत आके रुकता है। जो हेक्टर जहाज है वो सूरत आके रुकता है। आपको पता है सूरत शहर गुजरात में है, भारत का औद्योगिक शहर भी है ये।
कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से आगरा में मुलाकात की और सूरत में कोठियां बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली। देखो अनुमति ले लेता है ये, लेकिन चूंकि पुर्तगाली इनसे पहले ही भारत में मौजूद थे, उन्होंने जहांगीर के कान भर दिए और कान भरने के बाद में अनुमति वापस ले ली गई। तो ये आगे लिखा हुआ है कि पुर्तगाली विरोध हुआ और विरोध से ये जो रियायतें अंग्रेजों को दी गई थी ये तुरंत वापस ले ली गई, खत्म कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। सूरत फैक्ट्री 1608 ईस्वी में स्थापित की गई थी, लेकिन हमने बात कर ली इसकी मान्यता खत्म हो गई थी, तो ये अवैधानिक थी, यानी विधि के अनुसार स्थापित नहीं की गई थी। वर्ष 1612 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस की बजाय कैप्टन बेस्ट 2 जहाजों के साथ सूरत में रहते हैं और सूरत में ही इनका पुर्तगालियों से मुकाबला होता है और इसमें पुर्तगाली बेड़ा हार जाता है। पुर्तगाली पराजित हो जाते हैं, यानी अंग्रेजों को विजय प्राप्त होती है और यहाँ से इनका हौसला भारत में बढ़ता है, भारत में इनको संभावनाएं नजर आती है। 1613 ईस्वी में इन्हें इस जीत के उपलक्ष्य में इनाम मान लो आप, 1613 में सूरत फैक्ट्री की अनुमति मिल गई। वही बादशाह जहांगीर के द्वारा ही अनुमति प्रदान की गई थी, क्योंकि उस समय जहांगीर का शासनकाल था। वर्ष 1605 में अकबर महान की मृत्यु हो जाती है। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम, उसका राजदूत, जेम्स प्रथम ब्रिटेन के सम्राट थे, तो उनका राजदूत बनकर सर थॉमस रो भारत आता है और भारत में जहांगीर के दरबार में रहता है। तो जनवरी 1616 ईस्वी में इसकी जहांगीर से अजमेर में मीटिंग होती है और अजमेर में मीटिंग होती है, अजमेर में मुलाकात होती है। अजमेर में जो अकबरी दुर्ग है वहां पर इसकी मुलाकात होती है। यहां पर ये कुछ रियायतें प्राप्त करने में सफल हो जाता है। थॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मिलता है और कुछ रियायतें लेने में सफल हो जाता है और वो रियायतें व्यापार को लेकर ही थी, व्यापार को लेकर ही ये रियायतें प्राप्त करने में सफल हो जाता है। भारत में पहली अंग्रेज फैक्ट्री वर्ष 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी, अभी अपन ने देखा था, लेकिन ये अवैधानिक थी। तो पहली वैधानिक फैक्ट्री कौन सी हुई? पहली वैधानिक अंग्रेज फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। ध्यान रखना, पहली अंग्रेज फैक्ट्री सूरत, लेकिन पहली वैधानिक अंग्रेज फैक्ट्री यानी अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। और मसूलीपट्टनम दक्षिण में पड़ता है, तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो यहां पर हम यो भी कह सकते हैं कि ये पहली दक्षिण में ईस्ट इंडिया फैक्ट्री थी और न केवल दक्षिण में, संपूर्ण भारत में भी पहली वैधानिक फैक्ट्री थी। अंग्रेजों ने जैसे जैसे अंग्रेजों ने भारत में पांव जमाने शुरू किए तो उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर प्रारंभिक अधिकार किए। सबसे पहले आरमुज क्षेत्र, आरमुज जो फारस की खाड़ी है, ईरान इराक, उस क्षेत्र के नीचे जो खाड़ी है वहां पर 1622 ईस्वी में इनका अधिकार हो जाता है। इसके बाद में नंबर 2 मद्रास जीत लेते हैं 1640 ईस्वी में। तो देखो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा से इनको मद्रास प्राप्त होता है। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, आपने मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ा होगा इनके बारे में। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में, बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बढ़ जाता है, उनमें से एक हिस्सा था गोलकुंडा का। तो गोलकुंडा के अधिकार से ये मद्रास को प्राप्त कर लेते हैं, गोलकुंडा से मद्रास को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, इनको एक शाही फरमान प्राप्त होता है, एक शाही आज्ञा प्राप्त होती है और वो आज्ञा ये थी कि आप बंदरगाहों से व्यापारिक एकाधिकार की आज्ञा थी। इसका मतलब यह है कि बंदरगाहों से सिर्फ आप लोग ही व्यापार प्राप्त कर सकते हो। ऐसी आज्ञा इन्हें गोलकुंडा के शासक से प्राप्त हो गई। इसका मतलब सीधा सीधा समुद्र पर हक का अधिकार दे दिया। अब जब समुद्र ही इनके पास है तो फिर भारत तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, हम समझ सकते हैं। बालासोर उड़ीसा में पड़ता है, 1633 ईस्वी में बालासोर पर अधिकार कर लिया। हरिहरपोर 1633 ईस्वी में हरिहरपोर, हुगली 1651 ईस्वी। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हरिहरपोर और बालासोर के आगे पूर्वी तट पर पहली फैक्ट्री। तो उड़ीसा में ध्यान रखना, बालासोर और हरिहरपुर 1633 तो ये पूर्वी तट पर पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। हुगली पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कोलकाता से ऊपर। कोलकाता से अतिरिक्त दबाव हटाने के लिए हुगली शहर की स्थापना की गई थी, आपको बता दूं, गंगा नदी किनारे ही है। हुगली 1651 ईस्वी में शाह सूजा की अनुमति से ब्रिजबेन नामक अंग्रेज अधिकारी रहता है, ब्रिजबेन, उसने शाह सूजा की अनुमति लेकर हुगली में फैक्ट्री स्थापित कर ली। बंबई 1668 में अंग्रेजों को प्राप्त हुआ।
तो बंबई की कहानी बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनना। देखो साथियों, अंग्रेज राजकुमार थे चार्ल्स सेकंड और पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन बेंग्राजा। तो कैथरीन बेंग्राजा की शादी चार्ल्स सेकंड से कर दी जाती है। तो आज भी जैसे दहेज की प्रथा चलती है ना, ठीक उसी तरीके से उस समय दहेज के रूप में पुर्तगाली लोग, कैथरीन बेंग्राजा के जो फादर लोग थे यानी इनके पिताजी वगैरह, तो पुर्तगाल के महाराजा ने चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में बंबई दे दिया और नाम मात्र का किराया 10 पौंड राशि दो और बंबई 1 साल के लिए आपकी, फिर 1 साल 10 पौंड दो, 1 साल के लिए आपकी। तो ये अस्थायी समझौता, लेकिन बाद में बंबई पर स्थायी रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया, दहेज के रूप में ये प्राप्त हुआ था। ध्यान रहे ये शादी 1661 ईस्वी में हुई थी और बंबई इनकी झोली में 1668 ईस्वी में आया था। कई पुस्तकों में 1661 ही लिख दिया जाता है, जो कि नहीं है, ये ध्यान रखना। बंबई प्राप्त 1668 में हुआ है। वर्ष 1639 ईस्वी, आपने मद्रास 1640 लिखा हुआ है ना, उसी की बात कर रहे हैं। फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने मद्रास के शासक दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास को किराया पर ले लिया, पट्टे पर ले लिया। तो इस तरीके से अंग्रेजों को बंबई और मद्रास 2 बड़े क्षेत्र मिल गए। हुगली 1651 याद रखना। आगे बढ़ते हैं साथियों। 1651 एडी की बात है। जो बंगाल का गवर्नर था शाह सूजा, उसके हरम की एक स्त्री बीमार पड़ती है। हरम दल होता था जिसमें कई स्त्रियां रहती थी जिनको उपपत्नियां और दासियों का दर्जा रहता था। अय्याशी के साधन थे, आप यूं मान सकते हैं। तो 1651 ईस्वी में शाह सूजा के हरम की एक स्त्री बीमार पड़ती है और अंग्रेजों के एक डॉक्टर बोटन उसका इलाज कर देते हैं। इलाज करते हैं तो राजा बड़े खुश हुए और बोले कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो इन्होंने इस इलाज के बदले एक फरमान या निशान दिया, एक फरमान दे दिया, एक आज्ञा दे दी। और आज्ञा क्या थी कि 3000 रुपए साल के 3000 रुपए दो और केवल आप लोग ही यानी केवल अंग्रेज ही बंगाल में व्यापार करो। इसका मतलब डॉक्टर बोटन की जो इलाज करने का फायदा मिला, वो फायदा ये था कि बंगाल में व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हो गया अंग्रेजों को। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1658 एडी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल, देखो कोरोमंडल जो पूर्व भारत का पूर्वी समुद्री तट है वो उसे कोरोमंडल कहते हैं और पश्चिमी वाले को क्या कहते हैं, मालाबार तट और कोंकण तट। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल यानी आंध्रा और तमिलनाडु की समस्त फैक्ट्रियां पोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। आपने अभी पढ़ा था फ्रांसिस डे सेंट जॉर्ज मद्रास। तो पोर्ट सेंट जॉर्ज किस किले का नाम था, मद्रास के किले का नाम था। तो मद्रास के अधीन ये सभी पूर्व भारत की फैक्ट्रियां मद्रास के अधीन कर दी गई। बाद में देखना बंगाल पृथक हो जाएगा और वो वर्ष था 1700, आगे आएगा। बंबई निर्माण, अभी तक तो ये सभी पूरी अंग्रेजों की जो भी फैक्ट्रियां थी वो पोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई है, पूर्वी भारत की। बंबई का निर्माण, गेराल्ड ओंगियार ये एक गवर्नर थे बंबई के। 1669 से 1677 ईस्वी तक इन्होंने बंबई का प्रशासन संभाला था। तो इन्होंने देखो क्या क्या काम किया। बंबई नगर की स्थापना, जो आधुनिक बंबई है उसकी स्थापना गेराल्ड ओंगियार ने की थी। बंबई में गोदी का निर्माण करवाया था। गोदी उस क्षेत्र को कहते हैं जहां समुद्री व्यापारिक जहाज आकर रुकते हैं। टकसाल बनवाई, सिक्के ढालने की जो फैक्ट्री होती है उसे टकसाल कहते हैं। अंग्रेजी में मिंट शब्द आता है इसके लिए। और इसके अलावा इन्होंने बंबई की किलेबंदी करवाई। इसीलिए बंबई का निर्माता कहा जाता है गेराल्ड ओंगियार को, ये याद रखना। आगे चलते हैं। एक रोचक सब्जेक्ट लिखा हुआ है बंगाल एक नगीना मतलब जो चमकता है, एवं हमारी शासकीय भूलें। तो हमारे शासकों ने अपनी भूलों के माध्यम से इस नगीने की चमक को हमेशा के लिए खो दिया था और अंग्रेजों की झोली में डाल दिया। कुछ बातें हमने ऊपर पढ़ी है, शाह सूजा, हरम स्त्री बीमार पड़ना, बोटन 3000 रुपए दो और केवल आप ही बंगाल में व्यापार करो वगैरह वगैरह। तो आपको कुछ भूमिका सेट होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी तक अंग्रेजों के हाथ में कुछ खास चीजें नहीं आई है। लेकिन अब देखो धीरे धीरे बंगाल में अपने पैर जमाना शुरू करते हैं। आप बोलोगे सर बंगाल में क्यों?
तो देखो भाई, जो अन्य क्षेत्र थे वहां पर मुगल बादशाह का अधिकार था। अकबर और औरंगजेब, जहांगीर, औरंगजेब तक आपको पता है मुगल शासक काफी मजबूत शासक थे और इनके प्रतिद्वंदी होना कोई आम बात नहीं थी। इनसे प्रतिस्पर्धा करना कोई आम बात नहीं थी, इनसे पंगा लेना हर किसी के बस का रोग नहीं था। और इसके अलावा पुर्तगाली भी काफी स्ट्रांग थे और वो पश्चिमी तट पर स्ट्रांग थे, गोवा वगैरह में, और इधर पांडिचेरी वगैरह में फ्रांसीसियों का दबदबा था। तो इनको बंगाल नजर आता है। बंगाल एक नगीना एवं हमारी शासकीय भूले। आगे बढ़ते हैं साथियों। 1688 ईस्वी में शाइस्ता खान बंगाल का गवर्नर होता है। तो बंगाल का गवर्नर 1688 एडी यानी औरंगजेब के समय की बात की जा रही है। तो औरंगजेब के समय 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने शासन किया था। तो उसी बीच में आता है 1688। तो शाइस्ता खान बंगाल का गवर्नर था और शाइस्ता खान और अंग्रेज गवर्नर था बंगाल का, उस समय अंग्रेज फैक्ट्री का गवर्नर था सर जोसिया चाइल्ड। तो सर जोसिया चाइल्ड और शाइस्ता खान के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में जोसिया चाइल्ड हार जाता है, यानी अंग्रेजों की हार होती है। अब देखो इस लड़ाई के रिजल्ट, अंग्रेजों की हार होती है। सूरत कारखाने पर भी अंग्रेज अपना अधिकार खो देते हैं और सूरत कारखाने पर, सूरत फैक्ट्री पर जो 1613 ईस्वी में वैधानिक फैक्ट्री बनी, उस फैक्ट्री पर अंग्रेजों को अधिकार करके अंग्रेजों को कह दिया जाता है कि आप भारत के जितने भी मुगल इलाकों में बसे हुए हैं वो सभी मुगल इलाके छोड़ देवे। यानी अंग्रेजों की हालत अब खराब हो गई है, अंग्रेजों को भय सता रहा है। अंत में देखो क्या होता है, किसी भी तरीके से अंग्रेज लोग बहुत उस्ताद लोग थे, व्यापारी लोग थे, आपको पता ही है व्यापारी लोगों की खासियत होती है। अंत में शांति स्थापित हो गई, यानी अंग्रेजों ने कैसे भी करके माफी राजीनामा मांग लिया और शांति स्थापित होती है। और शांति होने पर अंग्रेजों को वापस बसने की अनुमति दे दी जाती है, यानी आप वापस मुगल इलाकों में आ सकते हो और अपना व्यापार जारी रख सकते हो। बात करते हैं वर्ष 1690 ईस्वी की। वर्ष 1690 ईस्वी में कंपनी के एजेंट के रूप में जोब चार्नोक बंगाल में आता है और यहीं से कहानी शुरू होती है बंगाल की, कि बंगाल में हमारे शासकों ने कैसी भूलें कर दी थी। तो जोब चार्नोक की एंट्री होती है और चार्नोक काफी चातुर्य रखता था, कलाकार आदमी था, इसके स्वभाव की भी प्रवृत्तियां थी। ये इसके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी थी कि ये किसी सामने वाले व्यक्ति चाहे वो कितना प्रभावशाली हो, उसको ये अपनी बातें मनवाने में सफल हो जाता था। इसी वर्ष कलकत्ता के पास, यानी 1690 ईस्वी में ही जोब चार्नोक ने कलकत्ता के पास सुतनाती में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ले ली। सुतनाती कलकत्ता के पास में है और 1690 में सुतनाती फैक्ट्री बनाने की अनुमति अंग्रेजों ने ले ली। इस फैक्ट्री की किलेबंदी की आवश्यकता हुई। ऐसा सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया गया। क्यों हुई आवश्यकता? इसका कारण यह था कि बर्दवान पश्चिम बंगाल का ही क्षेत्र है, अभी एक जिला है। तो बर्दवान के जमींदार शोभा सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह से डर के मारे अंग्रेजों को लगा कि हम हमारे व्यापार की, हम हमारे फैक्ट्रियों की हमेशा के लिए रक्षा अगर करना चाहते हैं तो हमें इसकी किलेबंदी करनी पड़ेगी और इन्होंने किलेबंदी की आवश्यकता को महसूस किया। वर्ष 1698-99 ईस्वी में सूबेदार, बंगाल का सूबेदार था अजीम उस्सान। तो अजीम उस्सान की अनुमति से, यानी उसकी अनुमति ली और उस क्षेत्र का जमींदार था इब्राहिम खां। तो इब्राहिम खां से 1200 रुपए में सुतनाती, गोविंदपुर और कालिकाता के गांव अंग्रेजों ने खरीद लिए। देखो, सिर्फ 1200 रुपए में 3 गांव प्राप्त कर लेते हैं, सुतनाती, गोविंदपुर और कालिकाता। तो ये तीनों क्षेत्रों के आसपास के गांव, और ये क्षेत्र थोड़े कस्बे टाइप में थे, तो इनके आसपास के सभी क्षेत्र इनके अंडर में आ गए अंग्रेजों के में। 1200 रुपए सालाना दो और इन क्षेत्रों की जमींदारी आपके पास। जाप चोरनोक मैं आपको कह रहा था, ये तीनों गांवों को मिलाकर इसने 1699 ईस्वी में आधुनिक कोलकाता की नींव डाली। इसलिए आधुनिक कोलकाता का निर्माता किसे कहते हैं? जाप चोरनोक को। देखो, मद्रास का फ्रांसिस डे, बंबई गेराल्ड अंगियार, कोलकाता जोब चोरनोक, और कोलकाता के किले का नाम पोर्ट विलियम किला बनवाया। तो कोलकाता में इन्होंने पोर्ट विलियम नाम का किला बनवाया। देखो, किला पहले ही बनवा लिया था 1696 ईस्वी में, लेकिन कोलकाता शहर की स्थापना 1699 ईस्वी से शुरू होती है।
तो 3 भारत के बड़े शहर जो आज अपनी पहचान रखते हैं, उन शहरों की बात मैं कर रहा हूं, और ये तीनों शहर अंग्रेजों के कब्जे में आ जाते हैं। केवल दिल्ली बाकी है। 1600 ईस्वी में बंगाल को स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बनाया गया। अब देखो, बंगाल में जब फैक्ट्री स्थापित हो गई है, तो अभी तक तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले सभी क्षेत्र मद्रास की फैक्ट्री या मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर में आते थे, लेकिन अब बंगाल स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बन जाती है। और इस प्रकार 1700 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्र को बांटकर 3 प्रेसिडेंसियां बना ली। हालांकि पूरे भारत के सभी क्षेत्रों पर कब्जा नहीं जमा पाया इन्होंने, मुख्य मुख्य शहरों की बात कर रहा हूं मैं अभी, क्योंकि अंग्रेजों का अभी भारत में ऐसा नहीं है कि स्थायी रूप से पैर जम गए हों। लेकिन बंगाल, एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी, नंबर 2 मद्रास प्रेसिडेंसी, और नंबर 3 बंबई प्रेसिडेंसी के रूप में इनकी अब अपने क्षेत्र हो गए जहां से ये व्यापार करने लगे। देखो, कुछ विशेष बातें हैं। पोर्ट विलियम का पहला गवर्नर था चार्ल्स आयर। बंगाल का पहला अंग्रेज गवर्नर विलियम हेजेज, यानी कलकत्ता का पहला गवर्नर चार्ल्स आयर और बंगाल का पहला गवर्नर विलियम हेजेज। 1714 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों की ओर से, तीनों प्रेसिडेंसियां मैंने बता दी अभी, बंबई, मद्रास और कोलकाता, तो तीनों प्रेसिडेंसियों की ओर से मुगल शासक फर्रुखशियर के दरबार में जॉन सरमन, एक अंग्रेज अधिकारी थे जॉन सरमन, उनके नेतृत्व में एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल भेजा गया। तो अब आप समझ में आ रहा होगा ये प्रतिनिधि मंडल वहां क्यों जा रहा है, क्योंकि मुगल बादशाह इस समय फर्रुखशियर, और फर्रुखशियर को घृणित कायर कहा जाता है। घृणित कायर, इतिहास में ये जो उत्तरवर्ती मुगल बादशाह थे उन्हीं में से एक थे फर्रुखशियर। और 1714 ईस्वी में फर्रुखशियर के दरबार में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है। क्या होता है देखते हैं। इस प्रतिनिधि मंडल में एक आदमी बहुत खास था, वो डॉक्टर था, आपको बता दूं, पहले ही समझा रहा हूं। और वो डॉक्टर क्या करता है, फर्रुखशियर को एक बीमारी थी, उस बीमारी का इलाज कर देता है। इलाज करने के बाद में फर्रुखशियर खुश होता है और 1717, यानी इसमें 3 साल जोड़ दो, 1717 में एक बड़ा फरमान मिलता है, एक बड़ी इनाम मिलती है। आगे पढ़ेंगे। इस मंडल का एक सदस्य, ये जो प्रतिनिधि मंडल था जो व्यापारिक सुविधाएं लेने के उद्देश्य से फर्रुखशियर के दरबार में गया था, तो इस मंडल का एक सदस्य विलियम हैमिल्टन भी था। यानी इसी मंडल में एक आदमी था विलियम हैमिल्टन। ये व्यवसाय से डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। इन्होंने फर्रुखशियर को एक भयानक बीमारी से निजात दिला दी, उनका इलाज कर दिया। तो बदले में इनाम के रूप में फर्रुखशियर ने 1717 ईस्वी में 3 फरमान दे दिए, 3 आदेश दे दिए। फरमान को दस्तक शब्द लिखा गया है। दस्तक क्या होते थे? दस्तक निःशुल्क व्यापार का आज्ञा पत्र, यानी बिना शुल्क के आप व्यापार कर सकते थे। तो भारत की जनता का कोई अपराध नहीं है अंग्रेजों के पैर जमाने में। भारत के शासक बड़े दिल वाले थे और भारत के शासकों ने यूं मानो कि अंग्रेजों को भारत अपनी झोली में दे दिया, अंग्रेजों की झोली में दे दिया, और भारतीय लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। भारतीय जनमानस की ऐसी कोई भावना नहीं थी कि अंग्रेज हम पर शासन करे, और अंग्रेजों की खुद की भी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि वो भारत में शासन करे। बल्कि अंग्रेज तो ये चाहते थे कि हमारा सिर्फ व्यापार फैले। लेकिन बाद में जब उनको धीरे धीरे यहाँ राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता हुई, उनको लगा हमारा व्यापार हम ऐसे दृढ़ नहीं रख सकते, हमेशा चिरस्थायी नहीं रख सकते इसको। तो चिरस्थायी बनाने के लिए इन्होंने भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के साधन जुटाने शुरू कर दिए। और आगे देखना, धीरे धीरे ये भारत के शासक बन जाते हैं। और ये जो फर्रुखशियर वगैरह हैं, इनके बाद वाले जो पीढ़ियां हैं ना, वो जेल में, बाबूजी जेल में बैठते हैं सभी, और उनको पेंशनें दे दी जाती है, अज्ञात स्थानों पर भेज दिया जाता है, और अंग्रेज लोग मजे से रहते हैं भारत में और शासन करते हैं। बात करते हैं आगे। ये जो 3 फरमान थे, इन तीनों फरमानों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, कुछ 5 पॉइंट बनाए मैंने, देखना ध्यान से। पहली बात, इन फरमानों में सालाना ये लिखा हुआ था कि सालाना 3000 रुपए के बदले बंगाल में व्यापार करो और आप पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी 3000 रुपए साल के देने हैं और पूरे बंगाल में आप पर व्यापार का किसी भी प्रकार से कोई टैक्स नहीं लगेगा। कलकत्ता के आसपास अतिरिक्त प्रदेश भी आप खरीद सकते हैं। यानी धीरे धीरे इन्होंने जो 3 गांव थे, सुतनाती, कालिकाता अपन ने पढ़े थे, उन तीनों गांवों के अलावा भी आप आसपास के प्रदेश खरीद सकते हैं। हैदराबाद के संबंध में कंपनी को देनदारी से मुक्त कर दिया गया। देनदारी उसको कहते हैं, देखो, एक तो होता है लेनदार,
जिसने पैसे लिए हो, और एक होता है देनदार जो देने वाला हो। तो अब देखो देनदार कौन हो जाता है? जिसके ऊपर कर्जा है वो देनदार हो जाता है। तो हैदराबाद के संबंध में इनको ये छूट मिल गई कि आप हैदराबाद के जो शासक हैं, जो रियासत है हैदराबाद की, उसको आप पर जितनी भी उधारी आपकी है आप उनको पैसे नहीं दे सकते, इसके लिए आप मुक्त हो, आपको ये हम बख्शीश दे देते हैं। मद्रास हेतु भी कुछ किराया ही लगेगा, ज्यादा किराया नहीं, मद्रास को भी बिल्कुल नाम मात्र के किराए पर इनके हाथों में सौंप दिया गया। सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक दो, यानी साल के कितने दो? 10,000 रुपये दो, और सभी प्रकार के कर आपसे नहीं लिए जाएंगे, सभी प्रकार के कर समाप्त कर दिए गए। तो देखो पूरे बंगाल को तो 3,000, सूरत को 10,000, हैदराबाद की तो उधारी खत्म कर दी। देखो मतलब हैदराबाद के अगर शासक इनसे कुछ पैसे मांगते होंगे अंग्रेजों से तो अब वो नहीं मांग पाएंगे, यानी उधार माफ। जैसे आजकल फैशन में है ना, किसान ऋण माफ की बातें लेके सरकारें वोट बटोरती हैं, दोनों ही सरकारें, दोनों ही दलों की, तो उसी तरीके से ये भी ऐसा ही एक फंडा चल रहा है। आगे बात करते हैं इसका परिणाम क्या निकला। तो परिणाम तो आपको भी अंदेशा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं बात कर लेता हूं आगे। बंबई में प्रचलित कंपनी का सिक्का संपूर्ण मुगल साम्राज्य में प्रचलित हो गया। मैंने आपको बताया था गेराल्ड ओंगियार ने, जो 1677 तक बंबई के गवर्नर थे, अभी अभी हमने देखा है, तो गेराल्ड ओंगियर ने वहां पर एक टकसाल बनाई थी, और उस टकसाल में जो सिक्का छपता था वो धीरे धीरे पूरे मुगल साम्राज्य में प्रचलन में आने लग गया, क्योंकि बंगाल में तो इनसे कर ही नहीं लिया जा रहा है। तो वो इनकी मुद्रा धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगती है और भारत में उसको एक अच्छी खासी पहचान मिल जाती है। देखो फरमान हेतु संज्ञाएं, ये जो फर्रुखशियर का फरमान था ना, इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। कंपनी को जॉन कंपनी भी कहा जाने लगा। आपको मैंने बताया जो सरमन थे, जो प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करता थे, उनका पूरा नाम था जॉन सरमन, तो इस कंपनी को जॉन कंपनी कहा जाने लगा। ओर्म एक विद्वान है, ओर्म ने इसे कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा। ये जो फर्रुखशियर का फरमान है 1717 एडी वाला, इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा? ओर्म ने कहा। आगे बात करते हैं लंदन कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी बनने की यात्रा एवं अवरोध। साथियों ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फिर थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। साथियों मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैंने वीडियो देने में 3-4 महीने लगा दिए हैं। इसके पीछे कुछ वजह है, कुछ निजी कारण है और कुछ कोरोना महामारी में ड्यूटियां लगी हुई है, इस वजह से नोट्स बना नहीं पाए। और फिर आपको पता है एक सामग्री से तो नोट्स तैयार होते नहीं हैं, इसके लिए कई सामग्रियों का सहारा लेना पड़ता है। अब मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें और बोले कि सर वापस एक्टिव हो गए हैं। और मैं आपसे यही कहूंगा कि समय समय पर जब भी वीडियो आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और साथियों घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।